अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आए हैं एक वीडियो लेके, और इसमें हम बात करेंगे। एक चैप्टर है चोरी और इसका कफ़ारा। कफ़ारा एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई गुनाह करता है गुनहगार, तो उसको उस गुनाह के बदले में, यानी कि एक तरह से माफ़ी के लिए कोई चीज़ कोई काम करना पड़ता है, या कोई चीज़ देनी होती है। गरीबों को खाना खिलाना, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे कफ़ारा बोलते हैं, गलतियों की माफ़ी के लिए कोई काम करना, ठीक। तो इसको पढ़ते हैं, और ये एक गांधी जी के ये वो है आप बीती है, जो कि गांधी जी ने अपनी बचपन की कहानी है, जो भी है, जिस तरह से उनके हालात हुए थे बचपन में एक दफ़ा, तो उसके ऊपर उसका ये उर्दू तर्जुमा है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। हाई स्कूल में जिन लड़कों से मुझसे मुख्तलिफ़ औक़ात यानी अलग अलग टाइम में दोस्ती रही, उनमें से दो क़ल्बी दोस्त कहे जा सकते हैं, यानी कि दो बहुत करीबी दिली दोस्त। क़ल्बी यानी दिली। एक से मेरी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं रही। मैंने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने मुझे छोड़ दिया, इस कसूर पर कि मैंने दूसरे से मेल जोल पैदा किया। मेल जोल यानी दोस्ती बढ़ाई दूसरे से, तो इसलिए एक दूसरा दोस्त उनसे नाराज़ हो गया। इस दूसरी दोस्ती को मैं अपनी ज़िंदगी का एक अलमनाक यानी कि अफसोसनाक, है ना, अलमनाक अफसोसनाक गमगीन वाक़या समझता हूँ। वाक़या मतलब इंसिडेंस। ये बहुत दिन कायम रही, यानी बहुत दिन तक दोस्ती बनी रही। मैंने इसे इस्लाह यानी कि रिफ़ॉर्म के जोश में शुरू किया था, ठीक है। यानी गांधी जी रिफ़ॉर्म करने का कार्यक्रम बचपने से करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखिए कुछ कहानी गड़बड़ हो गई थी। देखते हैं क्या गड़बड़ हुई थी। कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा ये रफ़ीक यानी कि दोस्त, रफ़ीक बोलते हैं दोस्त को, असल में मेरे मंझले भाई का दोस्त था। ये दोनों हम सबक थे, यानी क्लासमेट थे, या एक साथ पढ़ते थे, एक ही बात है। मैं उसकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ था, यानी जानता था। वाकिफ़ होना यानी फेमिलियर। मगर उसे, ठीक है ना, वफ़ादार दोस्त समझता था। मेरी माँ ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बीवी ने मुझे मुतंबा किया, यानी कि एक तरह से टोका रोका, मना किया, समझाया, ख़बरदार किया कि तुम्हारी सोहबत ख़राब है, यानी कंपनी, जिसके साथ रहना उसे बोलते हैं सोहबत। बीवी की बात तो मैं शौहरी के गुरूर में, यानी कि हस्बैंड होने का जो गुरूर होता है उसे शौहरी बोलते हैं, शौहरी के गुरूर में कब सुनता था। लेकिन माँ और बड़े भाई की राय के ख़िलाफ़ अमल करने की मुझ में हिम्मत ना थी। फिर भी इन्होंने, देखिए, मैंने उनसे उज़्र माज़रत यानी कि कोई बहाना वहाना लगा के और माफ़ी तलाफ़ी करके माज़रत की, और कहा मैं जानता हूँ कि इसमें वो कमज़ोरियाँ हैं, यानी कि जो उनका दोस्त है, जो आपने बताई, मगर आपको उसकी अच्छाइयों की ख़बर नहीं। वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे इस नीयत से मिलता हूँ कि उसकी इस्लाह करूँ, यानी उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ पैदा करूँ। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने अतवार यानी तौर तरीके दुरुस्त यानी ठीक करे, तो बड़ा अच्छा आदमी हो जाएगा। मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी तरफ़ से तरद्दुद ना करें। तरद्दुद का मतलब मैं आपको बताऊं, यानी उलझन ना करें। आप मेरी तरफ़ से परेशान ना हो, ठीक है। इससे उनका इत्मीनान तो नहीं हुआ, मगर उन्होंने मेरी तौजीह कहते हैं गाइस, वजह बयान करना। उन्होंने मेरी तौजीह यानी मैंने वजह बयान की, मान ली, और मुझे मेरी राह चलने दिया, यानी वो अपने रास्ते पे चलते रहे, दोस्ती उससे बनी रही। आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि मेरा अंदाज़ा गलत था, यानी इनका जो ये सोच रहे थे उसके लिए, है ना, वो गलत सोच रहे थे। जो शख्स किसी की इस्लाह करना चाहता है, वो उसके साथ शेर व शिक्र होकर नहीं रह सकता, यानी खुश मिजाजी से अच्छे से नहीं रह सकता। सच्ची दोस्ती रूहानी इत्तेहाद का नाम है, जो इस दुनिया में बहुत कम होता है। सिर्फ़ उन ही लोगों में जिनकी तबीयत एक सी हो, दोस्ती पूरी तरह मुकम्मल और पायदार यानी मज़बूत हो सकती है।
दोस्तों में हर एक का असर दूसरों पर पड़ता है, इसीलिए दोस्ती में इस्लाह की गुंजाइश बहुत कम है। इस्लाह यानी कि वो थोड़ा सा मतलब उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको अच्छाइयों में बदल देना, उसे बोलते हैं इस्लाह। मेरी राय में किसी एक शख्स से एक जान दो कालिब हो जाने से परहेज़ करना चाहिए। यहाँ पे मतलब है कि एक जान दो कालिब यानी कि एक जिस्म और दो जिस्म एक जान होने से परहेज़ करना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है, कहने का मतलब यही है इनका। क्योंकि इंसान पर बनिस्बत नेकी के बदी का असर जल्द पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये भी है, ये बात सच भी है कि इंसान जैसे दो लोग हैं, एक अच्छा एक बुरा, तो अच्छे आदमी की अच्छाइयाँ बुरे पे कम पड़ती हैं असर, है ना, बहुत करेंगी कम करेंगी लेकिन फिर भी। और बुरे आदमी की बुराई का असर जो है उस अच्छे पे ज़्यादा जल्दी और तेज़ असर करती हैं। ठीक है, तो वही कहना है कि इंसान पर बनिस्बत यानी मुकाबलतन या कंपैरिजन विद नेकी के बदी का असर यानी बुराई का असर जल्द पड़ता है। और जो शख्स खुदा का दोस्त होना चाहता है उसे लाजिम है कि या तो अकेला रहे, यानी कहते हैं कि जो शख्स या जो भी व्यक्ति खुदा का दोस्त यानी ऊपर वाले का दोस्त, अल्लाह का दोस्त होना चाहता है उसे यानी लाजिम है यानी ज़रूरी है कि या तो अकेला रहे या सारी दुनिया से दोस्ती करे। या तो वो सबका दोस्त हो, ठीक है, या तो वो किसी का दोस्त ना हो। मुमकिन है कि मेरी राय गलत हो। ये कहते हैं कि साथ साथ के ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ किसी बात पर या किसी अपनी बात पर, मगर मुझे तो क़ल्बी दोस्ती पैदा करने में नाकामी हुई, यानी कि दिली दोस्ती, मोहब्बत, बहुत अच्छी दोस्ती पैदा करने में नाकाम हुए। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं आगे। जिन दिनों यानी वो जो डेज़ थे, है ना, जिन दिनों मेरी मुलाकात उस दोस्त से हुई, राजकोट में रिफ़ॉर्म का बड़ा ज़ोर था। उसने मुझे बताया कि हमारे बहुत से उस्ताद छुपकर शराब और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। उसने राजकोट के बहुत मशहूर आदमियों के नाम भी लिए जो इस जमात में शरीक थे, यानी कि इस ग्रुप में। उसने कहा कि इस ज़ुमरे में हाई स्कूल के बास लड़के भी हैं, यानी इस फहरिस्त में या इस लिस्ट में, इस ग्रुप में। मुझे ये सुनकर ताज्जुब और रंज हुआ, रंज यानी गम हुआ। मैंने अपने दोस्त से इसका सबब पूछा यानी वजह पूछा, तो उसने कहा हमारी कौम गोश्त नहीं खाती। ठीक है, अब देखिए क्या जवाब दिया इन्होंने। इसलिए कमज़ोर है, अंग्रेज़ लोग गोश्त खाते हैं, इसीलिए वो हम पर हुकूमत करने के काबिल हैं। तुम जानते हो मैं कैसा मज़बूत हूँ और कितना तेज़ दौड़ता हूँ। इसका सबब यही है कि मेरी ग़िज़ा गोश्त है, यानी मैं गोश्त खाता हूँ इसलिए मैं मज़बूत हूँ, तेज़ दौड़ सकता हूँ और निडर हूँ। कहने का मतलब ये है इनके दोस्त का। गोश्त खाने वालों के फोड़े फुंसी नहीं निकलते और कभी निकल भी आए तो जल्द अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने सामने वाले को इस तरह से अपनी बात रखी, जो इनके दोस्त थे इनको यानी गांधी जी को। हमारे उस्ताद और हमारे दूसरे बड़े आदमी जो गोश्त खाते हैं अहमक नहीं हैं, यानी बेवकूफ़ नहीं हैं। वो जानते हैं कि इसमें क्या खूबियाँ हैं, यानी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, ये बताने की कोशिश की है गाइस। तुम्हें भी इसकी तक़लीद करनी चाहिए। तो तक़लीद क्या मतलब है, पैरवी करनी चाहिए या मेरे पीछे पीछे इसी काम में लगना चाहिए, यानी गोश्त खाना चाहिए। आखिर आजमाइश करने में क्या हर्ज है, यानी आजमाने में। तुम आजमा कर देखो कि गोश्त खाने से कैसी ताकत आती है। ठीक है गाइस, गोश्त खाने की तायद तायद बोलते हैं एक तरह से, वही चीज़ जो अभी इन्होंने कोशिश की है बताने की। ठीक है, यानी कि हिमायत करना, तायद मतलब तरफदारी। ठीक है, तो गोश्त खाने की हिमायत में यानी तायद में ये सारी दलीलें यानी कि सबूत, बात से जो दलील दी जाती है ना, बहस में जो बातें बताई जाती हैं सबूत के तौर पे, दलीलें एक ही नशिस्त में पेश नहीं की गई। यानी नशिस्त यानी एक ही बैठक में नहीं कही गई, कई कई बार जब जब मिले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कहा इन्होंने या बार बार कहा। ये इस तूल तवील यानी लंबा और चौड़ा इस्तदलाल का खुलासा। इस्तदलाल का मतलब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा यानी दलील या सबूत।
ठीक है, ये लंबा चौड़ा जो कहते हैं ना सबूत का खुलासा है, जिससे मेरा दोस्त मुझ पर वक्तन फ़ौक़्तन यानी वक्त वक्त पर असर डालता रहा। मेरे मंझले भाई पहले ही मगलूब हो चुके थे। अब यहाँ जो वर्ड आया है मगलूब, यानी कि हार चुके थे, यानी वो खाते थे, इनका कहने का मतलब यही है। इसलिए वो मेरे दोस्त की दलीलों की तायद करते थे। तायद यानी कि वही हिमायत करना, ठीक ठीक है। मैं वाकई अपने भाई और इस दोस्त के मुकाबले में बिल्कुल मरियल मालूम होता था, यानी बहुत दुबला पतला, है ना, मरियल इसी को इसी तरह से वर्ड के लिए बोलते हैं, दुबले पतले कमज़ोर आदमी के लिए। वो मुझसे ज़्यादा कवि, यानी कि कवि मतलब मजबूत, और जफाकश, जफाकश बोलते हैं जो ज़्यादा मेहनत कर सके या ज़्यादा मेहनत बर्दाश्त कर सके, भी थे, और जर्री भी थे, यानी निडर निडर और हिम्मत वाले। उस दोस्त के कारनामों ने मुझ पर जादू सा कर दिया। वो बहुत दूर तक और बड़ी तेज़ी से दौड़ सकता था। कूद फान में मशाक, यानी कि काफ़ी कसरत करता था, काफ़ी एक्सरसाइज करता था, है ना, ठीक है। और मशाक का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी बहुत मशक करने वाला या बहुत उसके अंदर बहुत महारत थी कूद फान करने की। और सख्त से सख्त जिस्मानी सज़ा बर्दाश्त कर लेता था। यहाँ सज़ा से मतलब कोई मेहनत का काम कर लेता था। वो मुझे अक्सर अपने कारनामे दिखाया करता था, और ये कायदे की बात है, यानी उनको ये दिखाया करता था कि देखो भैया, तुमसे नहीं होगा, हमसे हो जाएगा। और ये कायदे यानी कि ये रूल की बात है कि इंसान दूसरों में वो सिफ़तें यानी खूबियाँ देखकर जो उसमें ना हो दंग रह जाता है, ज़ाहिर है। इसके बाद मेरे दिल में वलवला यानी कि जोश उठा कि इस के जैसा बनूं। मैं ना कूद सकता था, ना दौड़ सकता था। मैंने सोचा कि मैं भी उसकी तरह मजबूत क्यों ना हो जाऊं। ठीक है गाइस, ये बात इन्होंने सोची। फिर मैं बुज़दिल भी था, यानी डरपोक। मुझे हर वक्त चोरों, भूतों और सांपों का खटका रहता था। रात को घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत ना पड़ती थी। अंधेरे से मेरी रूह फना होती थी। मेरे लिए अंधेरे में सोना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि मुझे वहम होता था कि एक तरफ से भूत चले आ रहे हैं, दूसरी तरफ से चोर, तीसरी तरफ से सांप। बगैर कमरे में रोशनी रखे मुझे सोते ना बनता था। ठीक है गाइस, मैं अपने खौफ को अपनी कमसिन बीवी यानी छोटी उम्र की बीवी पर क्यों कर जाहिर करता, यानी क्यों करता, जाहिर है बदनामी होती है अगर करते तो, ये बात बताते तो उसको। मैं जानता था कि उनमें मुझसे ज़्यादा हिम्मत है, और मुझे अपने ऊपर शर्म आती थी। उन्हें सांपों और भूतों का कोई डर ना था। वो अंधेरे में हर जगह चली जाती थीं। मेरे दोस्त को मेरी इन कमज़ोरियों का हाल मालूम था। वो कहता था कि मैं ज़िंदा सांप हाथ पर रख सकता हूँ, चोरों का मुकाबला कर सकता हूँ, और भूतों का कायल ही नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ कायल से मतलब गाइस मैं बताना चाहूँगा, यानी मैं मतलब अपना कसूर मानने वाला, यानी मैं मानता ही नहीं हूँ कहने वाला, है ना, ठीक है। उनको मैं मानता ही नहीं हूँ, या उनके उनके मैं हारने वाला नहीं हूँ, भूतों से डरने वाला नहीं हूँ, कहने का मतलब और यही है। ठीक है, ये गोश्त खाने की बरकत है, यानी गोश्त खाने की ब्लेसिंग्स हैं ये मेरे ऊपर। तो इनका दोस्त ऐसा बोलना चाह रहा था इनसे, ठीक है। तो गाइस काफ़ी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की उसने अपनी बातों से, ठीक है। हालांकि अपनी अपनी मन की बात है, आप गोश्त खाइए चाहे मत खाइए। देखते हैं आगे। इन सब बातों का मुझ पर काफ़ी असर पड़ा। मैंने हथियार डाल दिए। मुझे रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे यकीन होने लगा कि गोश्त खाना अच्छा है। इस से मुझ में क़ुव्वत यानी ताकत और जुर्रत यानी हिम्मत पैदा हो जाएगी, और अगर सारा मुल्क गोश्त खाने लगे तो अंग्रेज़ मगलूब हो जाएंगे, मगलूब हार जाएंगे। अब तजुर्बा शुरू करने के लिए एक दिन मुकर्रर हुआ, यानी एक दिन चुना गया। इसे पोशीदा रखना बहुत ज़रूरी था, यानी छुपा कर, हिडन। सारा सारा गांधी ख़ानदान वैष्णो था, और वैष्णो एक हिंदू में एक कास्ट होती है जो बिल्कुल नहीं खाते लहसुन प्याज और ये गोश्त वगैरह, ठीक है। वैष्णो था, और मेरे वालिद तो बड़े पक्के वैष्णो थे। वो पाबंदी से हवेली जाया करते थे, बल्कि ख़ुद हमारे ख़ानदान के जुदागाना मंदिर भी यानी अलग मंदिर भी थे। ठीक गाइस, आप देखते हैं क्या है आगे, ठीक है ना।
मंदिर थे। जैन मत का गुजरात में बहुत ज़ोर था। इसका असर हर वक्त हर जगह नज़र आता था। गुजरात के जैन और वैष्णव लोगों को गोश्त खाने से जितनी सख्त नफ़रत थी, इसकी मिसाल ना हिंदुस्तान में मिलती है और ना किसी और मुल्क में। मेरी विलादत यानी पैदाइश और परवरिश इस माहौल में हुई थी और मुझे अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत थी। मैं जानता था कि जिस दम वो मेरे गोश्त खाने की खबर सुन पाएंगे, सदमे के मारे मर जाएंगे। सच्चाई की मोहब्बत ने मुझे और भी ज़्यादा एहतियात पर मजबूर कर दिया। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इस उस वक्त इसका एहसास ना था कि अगर मैंने गोश्त खाना शुरू कर दिया तो वालिदैन को धोखा देना पड़ेगा, लेकिन मैंने दिल में ठान ली कि रिफ़ॉर्म ज़रूर करूँगा। इस इसमें ज़बान की चाट को दखल ना था, यानी कि ज़बान की लालच नहीं थी मुझे कि चटकार होगा, मसालेदार होगा, इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ रिफ़ॉर्म। मैंने गोश्त के मज़े की कोई ख़ास तारीफ़ नहीं सुनी थी, है ना, ना ही इनको गोश्त का मज़े से मतलब था, मगर मैं चाहता था कि मैं कवि यानी ताकतवर और बहादुर हो जाऊं और मेरे देश के लोग भी ऐसे ही हो जाएं, ताकि हम अंग्रेज़ों को शिकस्त दें और हिंदुस्तान को आज़ाद करा लें। स्वराज का लफ्ज़ मैंने अब तक नहीं सुना था, ठीक है इस मगर आज़ादी के मायने जानता था। रिफ़ॉर्म के जोश ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने इस बात को मख्फ़ी रखने का बंदोबस्त किया। मख्फ़ी का मतलब है गाइस, यहाँ पे बताना चाहूँगा, यू नो दैट वेरी वेल, यानी कि एक तरह से छुपा के रखना कोई चीज़, है ना, ठीक है। मख्फ़ी रख दिया, रखने का बंदोबस्त किया और अपने दिल को समझा लिया कि महज इस फ़ेल को यानी काम को वालिदैन से छुपाना हक़ से इन्हिराफ़, ठीक है, नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं सच्चाई के से मुड़ रहा हूँ, सच्चाई से मुंह मोड़ रहा हूँ, ठीक है, इन्हिराफ। तो गाइस आखिर वो दिन आ गया। उस वक्त मेरा जो हाल था उसे पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। एक तरफ तो रिफ़ॉर्म का जोश और ज़िंदगी में एक अहम तब्दीली की जिद्दत, जिद्दत यानी कुछ नयापन, यानी तब्दीली की जो नयापन है, यानी नई चीज़ आने वाली थी उनको, है ना, उनके तजुर्बे में जिद्दत का लुत्फ़ था। और दूसरी तरफ इसी काम को चोरों की तरह छुप कर करने की शर्म थी। मैं नहीं कह सकता दोनों में से कौन सी चीज़ मुझ पर गालिब थी, यानी मुझ पर हावी थी, डोमिनेंट थी। हमने दरिया के किनारे जाकर एक गोशे तन्हाई यानी कि सुनसान इलाका ढूंढा और मैंने अपनी उम्र में पहली बार गोश्त देखा, ठीक है। इसके साथ तनूरी रोटी भी थी। मुझे दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ पसंद ना आई। बकरी का गोश्त चमड़े की तरह सख्त था, मुझसे किसी तरह नहीं खाया जाता था। मुझे क़य हो गई और खाना छोड़कर उठना पड़ा। गाइस समझ सकते हैं, काफ़ी यू नो भयानक तजुर्बा था ये। इसके बाद की रात बड़ी बुरी तरह गुजरी। मुझे बड़ा हौलनाक यानी भयानक खौफनाक ख्वाब नज़र आया। जब आंख लगती थी तो ऐसा मालूम होता था कि जिंदा बकरी मेरे पेट के अंदर मिमिया रही है और मैं घबराकर उछल पड़ता था, मगर मैं अपने दिल को समझाता था कि गोश्त का खाना फ़र्ज़ है ना, यानी मैंडेटरी है, अपनी तरफ से अपने आप को दिल को समझाने के लिए। और इससे मुझे कुछ तस्कीन हो जाती थी, यानी कि आराम मिलता था। तस्कीन मतलब सुकून, ठीक है। गाइस देखते हैं अगले पेज पर क्या है। मेरा दोस्त आसानी से हार मानने वाला ना था। अब उम्दा मसाले डालकर गोश्त के मज़ेदार खाने पकाने लगा। खाना खाने के लिए हमें एक दरिया के किनारे सूनी जगह ढूंढने की ज़रूरत ना थी, बल्कि एक रियासत के मकान में खाते थे जिसमें खाने का अलहदा कमरा मेज़ कुर्सी से सजा होता था। यानी इन्होंने एक रेस्टोरेंट टाइप का ऐसा कोई घर देख लिया, ठीक है, ठीक है। मेरे दोस्त ने वहाँ के बड़े बावर्ची से साज़बाज़ करके ये इंतज़ाम किया था। मैं इस लालच में आ गया। मुझे बोटी से कराहत थी, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था बोटी यानी गोश्त। वो दूर हो गई, ठीक है, यानी अब गोटी भी खाने लगे। बकरी पर तरस आता था, वो जाता रहा
और अब गोश्त की बोटी में तो नहीं मगर सालन में मज़ा आने लगा। ये सिलसिला करीब करीब 1 साल तक चलता रहा, लेकिन इस अरसा में गोश्त की दावतें सब मिलाकर 6 से ज़्यादा नहीं हुई, यानी 6 ही बार ये लोग गोश्त खाने गए साथ में, क्योंकि रियासत का मकान रोज़ रोज़ नहीं मिलता था। और फिर ये दिक्कत भी थी कि मज़ेदार खानों में अक्सर सरफ़ा यानी कि ख़र्च बहुत होता था। मेरे पास इस रिफ़ॉर्म की कीमत अदा करने के लिए दाम न थे, इसलिए हर मर्तबा ख़र्च का इंतज़ाम मेरे दोस्त ही को करना पड़ता था। ठीक है, अब गाइस आगे देखते हैं। मुझे कुछ खबर ना थी कि वो कहाँ से इतना रुपया लाता है, मगर किसी न किसी तरह वो ले ही आता था, क्योंकि वो इस पर तुला हुआ था कि मुझे गोश्त खाने का आदी कर दे। मगर आखिर उसकी आमदनी भी महदूद ही होगी, यानी लिमिटेड ही होगी, इसलिए बहुत कम दावतें हो सकीं, और वो भी तवील वक्फ़ों के बाद, यानी ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसे बोलते हैं, तवील वक्फ़ा की। ठीक है, तवील वक्फ़, तवील मतलब लंबा, वक्फ़ों यानी पीरियड। जब कभी मैं ये चोरी की दावतें उड़ाता था तो जाहिर है कि घर आकर खाना नहीं खा सकता था। मेरी वालदा यानी मॉम कुदरती तौर पर खाने के लिए इसरार करती थी, इसरार बोलते हैं, कहती थी बार बार, या ज़िद करती थी, और ख्वाहिश ना होने के सबब पूछती थीं, यानी खाना की ख्वाहिश क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो गया तुमको, ये पूछती थी इनकी माँ। मैं उनसे कह देता था आज मुझे भूख नहीं है, मेरे हाजमे में कुछ खराबी है, और इस तरह से झूठ बोल के बच जाते थे। ये बहाने करने पर मेरा दिल मुझे मलामत करता था, यानी बुरा भला कहता था दिल ही दिल में। ठीक है, खुद को डांटता था दिल इनका, है ना, झूठ बोलते समय। मैं जानता था कि झूठ बोल रहा हूँ, और वो भी अपनी वालदा से, यानी मॉम से। ठीक है, मुझे ये भी मालूम था कि अगर मेरे बाप को मेरे गोश्त खाने की खबर हो गई तो उन्हें बहुत सख्त सदमा होगा। ये ख्याल मेरे लिए सुहाने रूह था। सुहाने रूह का मतलब होता है रूह को तकलीफ़ देने वाला। ठीक है, इसलिए मैंने अपने दिल में कहा अगरचे गोश्त खाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में ग़ज़ा की इस्लाह की जाए, यानी रिफ़ॉर्म लाया जाए, लेकिन अपने माँ बाप को धोखा देना और उनसे झूठ बोलना गोश्त ना खाने से भी बदतर है, यानी उससे भी बुरा है। जब तक वो ज़िंदा हैं गोश्त खाना मुमकिन नहीं, जब वो ना रहेंगे यानी मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, कहने का मतलब यही है यहाँ, और मैं आज़ाद हो जाऊँगा तो खुल्लम खुल्ला गोश्त खाऊँगा, लेकिन मैं उस वक्त तक इससे परहेज़ करूँगा, यानी इसको छूऊँगा नहीं, दूर रहूँगा। इस पुरखुलूस यानी नेक और पाक साफ़ ख्वाहिश की वजह से कि मैं अपने वालिदैन से झूठ ना बोलूँ, मैंने गोश्त छोड़ दिया, मगर अपने दोस्त की सोहबत ना छोड़ी, यानी दोस्त की साथ रहना यानी सोहबत, उसकी इस्लाह यानी उसके अंदर अच्छाइयाँ पैदा की करने के जोश ने मुझे बर्बाद कर दिया था, मगर मुझे उसका बिल्कुल एहसास ना था। देखिए यही होता है, गलत दोस्त गलत ही चीज़ देगा आपको। मुझे अपनी मुझे अभी अपनी चंद और लग़ज़िशों यानी भूल चूक या गलतियों का ज़िक्र करना है जो गोश्त खाने के ज़माने में और उससे पहले मुझसे सरेज़द हुई, यानी मुझसे हुई। इनका उनका सिलसिला मेरी शादी के वक्त से या उसके थोड़े ही दिन बाद शुरू होता है। मेरे एक अजीज़ को और मुझे सिगरेट पीने का चस्का लग गया। ये बात ना थी कि हम इस आदत को अच्छा समझते हों या सिगरेट की गाइस देखते हैं अगले पेज पर, खुशबू पर रिझे हों, यानी खुशबू पर हमें अच्छी लगती हो या उस पे मरते हों, ऐसा नहीं है। हमें तो सिर्फ मुंह से धुआं निकालने में एक ख़याली लुत्फ़ आता था, जैसा कि सभी ऐसा ही सोचते हैं। मेरे चचा इसके आदी थे, यानी वो चचा पीते थे इनके, और जब हम उन्हें सिगरेट पीते देखते थे तो हमारा जी चाहता था कि उनकी तरह हम भी पिएं, मगर हमारे पास दाम तो थे नहीं, इसलिए हमने इब्तिदा यानी शुरू इस तरह की कि हम सिगरेट के टुकड़े जो हमारे चचा पीकर फेंक देते थे चुरा लाते थे।
मगर ये टुकड़े यू नो हर वक्त नहीं मिल सकते थे और उनसे धुआं भी ज़्यादा नहीं निकलता था, इसलिए हमने नौकरों के जेब खर्च में से पैसे चुराना शुरू किए कि हिंदुस्तानी सिगरेट खरीदें। मगर मुसीबत ये थी कि उन्हें रखें कहाँ, क्योंकि जाहिर है कि हम बड़ों के सामने तो सिगरेट पी नहीं सकते थे। चंद हफ्ते तक तो हम किसी ना किसी तरह इन चुराए हुए पैसों से काम चलाते रहे। इस अरसे में हमने सुना कि एक दरख्त की डाल में मसामात होते हैं, यानी पोर्स है ना, सुराख होते हैं, और उसके टुकड़े सिगरेट की तरह पिए जा सकते हैं। हम उन्हें ले आए और पीना शुरू कर दिया। क्या था? भांग था शायद, क्या? लेकिन इन चीज़ों से हमारी तसल्ली ना होती थी। आज़ादी ना होना हमें खलने लगा। हमसे ये बर्दाश्त ना होता था कि हम बग़ैर बड़ों की इजाज़त के कुछ ना कर सकें। आखिर ज़िंदगी से ये वर्ड है, ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, बहुत ख़तरनाक वर्ड ये है। इसमें देखिए, मीम ते नून फ़े व फ़े रे, यानी फ़े को 2 बार पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे मुतनफ़िर। मुतनफ़िर बोलते हैं नफ़रत करने वाला। आखिर ज़िंदगी से मुतनफ़िर होकर, यानी नफ़रत करने वाले होकर, हमने ख़ुदकशी की ठान ली। ख़ुदकुशी बोलते हैं एक तरह से सुसाइड कह लो, मतलब एक तरह से क्या, सुसाइड ही बोलते हैं ख़ुदकुशी। मगर अब ये सवाल था कि ख़ुदकुशी कैसे की जाए। जहर खाएं तो जहर कहाँ से लाएं? हमसे किसी ने कहा कि धतूरे के बीज ज़हर कातिल हैं, यानी ऐसा ज़हर जो कत्ल कर दे। हम दौड़े हुए जंगलों में गए और बीज ले आए। हमने शाम के वक्त को इस काम के लिए मुबारक समझा, यानी अच्छा समझा। हम केदार जी मंदिर में गए, वहाँ के चिराग में घी डाला, दर्शन लिए और कोई सूनी जगह ढूंढने लगे। मगर हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया, फ़र्ज़ करो कि हम फ़ौरन ना मरे, और आखिर मरने से फ़ायदा ही क्या? ठीक है, यानी फ़ौरन ना मरे, बीमार पड़ गए, इलाज चलेगा, या फिर इनके मन में आया कि मरने से फ़ायदा क्या, आज़ादी नहीं है तो ना सही, इसी हालत को क्यों ना बर्दाश्त करें, यानी ऐसे क्यों ना रहें, मरे क्यों, इस तरीके से आप जानते हैं। फिर भी हम 2-3 बीज निकल ही गए, है ना। हम दोनों मौत से डर गए और हमने तय किया कि राम जी मंदिर जाकर हवास दुरुस्त करें और ख़ुदकुशी का ख़याल छोड़ दें। ठीक है, मुझे मालूम हो गया कि ख़ुदकुशी करना इतना सहल यानी आसान नहीं, जितना इसका इरादा करना। और उस दिन से जब कभी मैं सुनता हूँ कि फ़लाँ शख्स ख़ुदकुशी की धमकी दे रहा है तो मुझ पर बहुत कम असर होता है, यानी कि वो समझते हैं कि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। ख़ुदकुशी के ख़याल का नतीजा ये हुआ कि हम दोनों ने सिगरेट के टुकड़े पीना और सिगरेट के लिए नौकरों के पैसे चुराना छोड़ दिया। जब से मैं बालिग़ हुआ, यानी एडल्ट हो गए, 18 प्लस हुआ हूँ, मुझे कभी तंबाकू पीने की ख्वाहिश नहीं हुई, और मैं इस आदत को तहज़ीब के ख़िलाफ़, सफाई के ख़िलाफ़ और मुज़िर समझता हूँ, यानी सेहत को जो ख़राब करे उसे मुज़िर बोलते हैं। ये बात मेरी समझ में कभी ना आई कि सारी दुनिया में लोग तंबाकू पीने पर क्यों जान देते हैं। ज़ाहिर है तंबाकू बहुत यूज़ किया जाता है, यू नो दैट वेरी वेल। मुझसे तो रेल के डिब्बे में जहाँ तंबाकू पीने वाले भरे हों नहीं बैठा जाता, मेरा दम घुटने लगता है। आप देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नेक्स्ट पेज पर क्या है। ठीक है, लेकिन इससे कहीं बड़ी चोरी का मैं कुछ दिन बाद मुर्तकिब हुआ। मुर्तकिब कहने का मतलब है गाइस यहाँ के, यानी कसूरवार या मुजरिम हुआ। जब मैंने पैसे चुराए तो मेरी उम्र 12-13 साल की, बल्कि उस से भी कम थी। बताइए, दूसरी चोरी के वक्त मैं 15 बरस का था। इस बार मैंने अपने गोश्त खाने वाले भाई के बाजूबंद बोलते हैं, यानी ऐसा जेवर जो बाजू में पहनते हैं उसे बाजूबंद बोलते हैं, से एक
सोने का टुकड़ा चुराया, ये भाई 25 रुपए के मखरूज थे। वो बाजू पर खालिस सोने का बाजूबंद बांधा करते थे। उसमें से एक टुकड़ा काट लेना कोई मुश्किल बात ना थी। चुनांचे ऐसा किया गया और कर्ज अदा हो गया, यानी जो उनके साथ थे जो भी भाई, ठीक है, या जो ये दोस्त की बात चल रही है ना, कर्ज अदा हो गया। लेकिन इतना संगीन जुर्म, यानी संगीन बोलते हैं बहुत सीवियर, बहुत कड़ा जुर्म था कि मुझसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं हो सकता था। मैंने अहद कर लिया, यानी पक्का इरादा कर लिया कि फिर कभी चोरी ना करूँगा। मेरा ये भी इरादा हुआ कि अपने वालिद के सामने जुर्म का एतराफ़, यानी जुर्म को मानूंगा, जो भी गलतियाँ की हैं उसको मानूंगा, मैं एतराफ़ कर लूँगा। मगर हिम्मत ना पड़ती थी। ये बात ना थी कि मुझे वालिद के हाथ से मार खाने का डर हो। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने हम लोगों को कभी नहीं मारा। खौफ था तो ये कि उन्हें बहुत दुख होगा। आखिर में ये फ़ैसला किया कि मैं एतराफ़नामा लिखकर अपने वालिद को दूं और उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करूं। एतराफ़नामा यानी कि ऐसा पर्चा जिसमें अपनी गलतियों को कबूल करते हुए, है ना, नामा यानी पर्चा होता है एक तरह से, माफ़ीनामा या जो भी है। एतराफ़, यहाँ माफ़ी अलग चीज़ होती है, एतराफ़ यानी कि अपनी गलतियों को मानना, उसे बोलते हैं एतराफ़ करना। मैंने सारा वाक़या एक कागज़ पर लिखा और ख़ुद ले जाकर उन्हें दिया। इस रुक्के, रुक्के का मतलब है गाइस, है ना, रुक्का, रुक्का यानी कागज़ में मैंने न सिर्फ अपने जुर्म का एतराफ़ किया, यानी जुर्म कबूला, है ना, किया, बल्कि ये ख्वाहिश भी की कि मुझे इस यू नो इसकी काफ़ी सज़ा दी जाए। और आखिर में उनसे दरख्वास्त की, यानी प्रार्थना की कि मेरे कसूर के बदले वो अपना दिल ना कढ़ाएं, यानी दिल को कोसे ना, या दिल को गमगीन ना करें, है ना, तकलीफ़ ना पहुंचाएं सोच सोच कर। मैंने इस बात का अहद, यानी पक्का इरादा किया कि फिर कभी चोरी ना करूँगा। मैंने एतराफ़नामा उन्हें दिया तो मैं काँप रहा था। वो इन दिनों नासूर, यानी नासूर वैसे सब जानते हैं या नहीं जानते हैं बताता हूँ। नासूर ऐसा ज़ख्म जिससे उसमें से मवाद या पीप कहते हैं वो निकलता है, ठीक है, और वो अच्छा भी नहीं होता, ठीक भी नहीं होता, है ना, उसे नासूर बोलते हैं। गम को भी नासूर बोलते हैं, लेकिन यहाँ मतलब वही है। इन दिनों वो नासूर में मुब्तला थे और साहब फराश बोलते हैं कि वो मरीज़ जो इतना चलने फिरने लायक ना हो और बस लेटा लेटा रहे, जब भी लेटा रहे, वो ज़्यादातर टाइम लेटे, वो इतना मरीज़, इतना बीमार हो, है ना, साहब फराश थे। एक खुर्रे तख्त पर लेटे रहते थे, है ना, तख्त यानी वही चौकी कह लो एक तरह से। मैंने रुका उन्हें दे दिया और चौकी के सामने बैठ गया। ठीक है, चौकी देखो आ भी गया यहाँ पे वर्ड। उन्होंने उसे अव्वल से आखिर तक पढ़ा, यानी अव्वल शुरू, आखिर यानी एंड, और मोतियों के कतरे टिप टिप उनके रुखसारों यानी गालों पर और कागज़ पर गिरने लगे, यानी वो तकलीफ़ में आ गए उनके डैड। दम भर यानी कुछ देर वो आंखें बंद करके सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने रुक्का फाड़ कर फेंक दिया। वो उसे पढ़ने के लिए पहले बैठ गए थे, अब वो फिर लेट गए। मैं भी रोने लगा। मैं देख रहा था कि उन्हें कैसा दुख है। अगर मैं नक्काश, यानी कि तस्वीर बनाने वाला, है ना, तस्वीर बनाने वाले को नक्काश बोलते हैं, या पत्थर में जो खोद खोद के जो बूटी फूल बनाते हैं उसे भी नक्काश बोलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे तस्वीर बनाने वाला बोल है, मतलब है। अगर मैं नक्काश यानी तस्वीर बनाने वाला होता तो आज इतने दिन के बाद भी पूरे मंज़र की तस्वीर खींच देता। ठीक है, उस वाक़े की याद मेरे दिल में अब तक ताज़ा है। ठीक है, इन मोहब्बत के मोतियों ने मेरे दिल को पाक कर दिया और मेरे गुनाह धो डाला, यानी आंसुओं ने। इस मोहब्बत को वही खूब जानता है जिसने इसका लुत्फ़ उठाया है। मेरे लिए अहिंसा का अमली सबक था, यानी बिना मारे पिटे ही काम, मतलब वो समझ गए बिना बिना पिटाई किए। उस वक्त तो मुझे इसमें सिवाय बाप की मोहब्बत के कुछ नज़र ना आता था, मगर आज मैं जानता हूँ कि ये खालिस अहिंसा था।
जब ये अहिंसा हमागीर हो जाता है, यानी फैल जाता है या चढ़ जाता है या एक तरह से आ जाता है, तो जिस चीज़ को छूता है उसकी काया पलट देता है। उसकी क़ुव्वत की कोई इंतहा नहीं, यानी इसकी क़ुव्वत बेइंतहा है, लिमिट नहीं है। ठीक है। इस तरह का शानदार अफू, अफू कहने का मतलब गाइस मैं बताना चाहूँगा आपको, यू नो दैट वेरी वेल, माफ़ी है ना। अफू यानी माफ़ी। अफू मेरे वालिद की तबीयत से बाईद था। बाईद कहने का मतलब है यानी कि दूर था, अलहदा था। ठीक है। इस तरह का शानदार माफ़ी मेरे वालिद की तबीयत से दूर था, यानी बाईद था। मेरा ख्याल था कि वो खफा हो जाएंगे, सर पीट लेंगे मुझे, यू नो सख्त सुस्त कहेंगे, यानी बहुत डांट डपट करेंगे। लेकिन उनका सुकून देखकर हैरत होती थी, और यकीनन इसकी इसकी वजह यही थी कि मैंने साफ साफ अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। गुनाह का पूरा एतराफ़ और आइंदा उससे बाज रहने का अहद ऐसे शख्स के सामने जो उन्हें कबूल करने का अहल है, यानी इस लायक है कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं, तौबा की खालिस तरीन सूरत है। मुझे मालूम है कि मेरे इस एतराफ़ से वालिद को मेरी तरफ से पूरा इत्मीनान हो गया, और उन्हें मुझसे जो मोहब्बत थी वो बेइंतहा बढ़ गई। तो गाइस, ट्रांसलेटर यानी मुतरजम सैयद आबिद हुसैन, ठीक है। और इनके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई थी, इनके बारे में बताया था इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो एक लिखा है इन्होंने, ये गांधी जी का जो आप बीती है उसको उर्दू में लिखा है, और ये एक तरह से आप बीती थी गांधी जी के ऊपर। तो गाइस, होती है आपसे मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।